students, welcome all of you on Akshi Academy YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज हम क्या करने जा रहे हैं, जो भी हमें DOE GNCT ऑफ दिल्ली ने जो प्रैक्टिस पेपर लॉन्च किए हैं, हम प्रैक्टिस पेपर 1 कर चुके हैं. ओके, और आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 जो है वो एक्सप्लेन करेंगे. और इस प्रैक्टिस पेपर 2 के अंदर आज मैं आपको पार्ट ए का सेक्शन 1 यानी कि भाग ए का खंड 1 जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, जिसमें हमारे पास 16 क्वेश्चंस है. ओके, और ये जो क्वेश्चंस है हमारे पास, ये जो प्रश्न है 1 मार्क के हैं. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास कॉन्सेप्ट है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर. ओके, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लार्जेस्ट नंबर, इसका मतलब ये हुआ कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो. तो बच्चा आप एक कॉन्सेप्ट ना वो अच्छे से नोट कर लीजिए अपने माइंड में, क्या कि जब भी हमें लार्जेस्ट नंबर जो है वो फाइंड आउट करना होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी क्वेश्चन में ये कहा हो कि भैया बड़ी से बड़ी संख्या जो है वो ज्ञात करो, तो आपको हमेशा HCF जो है वो ज्ञात करना है. ठीक है, HCF यानी कि मैस है, महत्तम समापवर्तक. अब ये आपको किस किस का फाइंड आउट करना है. विच ऑन डिवाइडिंग 70 एंड 125 लीव्स रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली. यानी कि आपके पास एक ऐसी संख्या, एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिससे आप 70 और 125 को डिवाइड करो. लाइक मैं यहाँ पर अगर 70 को डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है, किसी भी नंबर से, सपोज किया कि वो नंबर है x, तो आंसर कुछ भी आएगा और मेरे पास यहाँ पर क्या बचना चाहिए, जो भी शेषफल है यानी कि रिमाइंडर, दैट इज 5. ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं इसी नंबर से 125 को डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 8. तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जी 70 में भाग दे रही हूँ तो 5 बच रहा है, 125 में भाग दे रही हूँ तो 8 बच रहा है, तो वो संख्या क्या है. इसका मीनिंग ये हुआ कि जो भी कंप्लीट डिवीजन यहाँ पर जाएगा वो किस में जाएगा, 65 में. तो आपके पास जो नंबर 1 हुआ, मतलब जो प्रथम संख्या आपके पास यहाँ पे होगी वो क्या होगी, आप उसके लिए आपकी जो पहली संख्या यहाँ पर दी हुई है उसमें से आप भाग शेषफल को यानी कि रिमाइंडर को माइनस कर दीजिए, 65. ठीक है, अब आप सेकंड नंबर जो है वो कैलकुलेट करेंगे. सेकंड नंबर यानी कि द्वितीय संख्या यानी कि दूसरी संख्या. तो दूसरी संख्या के लिए हम क्या करेंगे, 125, और इस 125 में से किसको माइनस करेंगे, 8 को, क्योंकि 8 शेषफल है यहाँ पे. तो हमारे पास कितना आ जाता है, 117. ठीक है, तो अब हमें HCF इन दोनों नंबर का लेना है. तो चलिए अब हम HCF जो है वो कैलकुलेट करते हैं, 65 का और 117 का. HCF कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करना होता है. अलग अलग हम करते हैं. ठीक है, 65 में देखो किससे डिवीजन जाएगा, 5 से चला जाएगा. ओके, 5 1 जा 5, 1 बचेगा, 5 3 जा 15, और यहाँ पे क्या बचा, 13. 13 से डिवाइड किया तो 1 मिला. क्लियर. अब 117 है, हम देखते हैं कि 3 से डिवीजन चला जाता है, तो कैसे जाएगा आपका, 3 3 जा 9, 2 बचेगा, 3 9 जा 27. फिर अगेन 3 से दिया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और यहाँ पर 13 से 13 1 जा 31. तो 65 आपको मिला किसके इक्वल, 5 इंटू 13 के इक्वल. और 117 ये हमें किसके इक्वल मिलता है, 3 इंटू 3 इंटू 13 के इक्वल. तो आप यहाँ पर देखिए, आपके पास कॉमन क्या है, 13 कॉमन है, तो आपका HCF भी कितना हो जाता है, यहाँ पे 13 हो जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जो भी हमारे पास यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर है वो क्या है, 13 है, और इस 13 से अगर हम 70 को डिवाइड करते हैं, तो चलो आप डिवाइड करके देखो. जैसे यहाँ पे था 70 को अगर आपने 30 से डिवाइड किया तो 13 5 जा 65, और आपके पास रिमाइंडर क्या बचा, 5. तो आपके पास ये वाली सिचुएशन हो गई है ना. सिमिलरली आप अगर 125 में भी 13 से डिवाइड करोगे तो 8 आपको रिमाइंडर मिल जाएगा. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है. अब सिंस ये जो क्वेश्चन है आपके पास चॉइस वाला है, अथवा वाला है, तो अब हम इसका दूसरा पार्ट जो है वो देख लेते हैं. इसमें कॉन्सेप्ट है द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 17 अपॉन 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 5 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस. यानी कि 17/2 गुना 5, इसका हमें दशमलव निरूपण निकालना है और फिर देखना है कि वो कितने स्थानों के बाद शांत होगा. तो 2 यानी कि 2 को 3 बार गुना करते हैं तो कितना मिलता है, 8. गुना किया 5, तो हमें मिला 17/8 5 40.
17 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो 4 चौक 16, फिर उसके बाद पॉइंट, फिर कितना हो गया 10, तो 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंच 20 और बटे में 10। अब आपके पास यहाँ पर ये बटे में 10 है, तो अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो क्या लिखोगे 0.425। तो बच्चा ये आपका डेसिमल है, ठीक है। डेसिमल के बाद कितने अंक है यहाँ पर 3, तो आंसर आपका होगा 3 डिजिट, ठीक है, 3 डिजिट, यानी कि 3 अंकों के बाद आपका जो दशमलव निरूपण है वो कैसा हो जाता है, यहाँ पे शांत हो जाता है। ओके बच्चा, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2 का, तो उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डज इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट रियल रूट्स यानी कि मूल कैसे होने चाहिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए, अलग अलग वैल्यूज आपके पास इनकी होनी चाहिए। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है। अगर बच्चों हम यहाँ पर इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, मतलब जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, इससे अगर हम तुलना करते हैं तो तुलना करने पर हमें ए बी और सी इनकी वैल्यूज पता चलती है ना। ए की वैल्यू क्या है, जो एक्स स्क्वायर के साथ गुना हो रहा है, क्या गुना हो रहा है, कुछ नहीं, यानी कि 1। बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू क्या है -5। तो हम यहाँ पर डी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अगर डी की वैल्यू आपके पास 0 से ज़्यादा आ जाती है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac आपके पास 0 से ज़्यादा आ जाता है, तो इसका मतलब आपके अलग अलग रूट्स होते हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, क्योंकि उसकी कंडीशन यही होती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मतलब इसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो b की वैल्यू आपने ली 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू है -5। सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 मिला, माइनस माइनस प्लस हो गए, 5 इंटू 4 आपके पास हो गया 20, सो ये हमें मिला 21, और 21 कितना होता है 0 से ज़्यादा। क्लियर। सो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिखेंगे कि d इज ग्रेटर देन 0, सो इट हैव 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, कि इसके यहाँ पर कैसे अलग अलग रूल्स होंगे, ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, या फिर आप ये कह सकते हो कि इसके 2 भिन्न भिन्न मूल होंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। ओके, अब आप देख रहे होंगे क्या कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी हमारे पास कैसा है, चॉइस वाला क्वेश्चन है ना, अथवा वाला। तो अथवा में हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है नेक्स्ट, शो डेट द सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई आपके पास -x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। आपको बताना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इस द्विघात समीकरण के मूलों का योग कितना है, 3 है। मूलों का योग हमें बताना है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, सबसे पहले a, b और c इन तीनों की वैल्यूज निकाल लेते हैं। ओके, a की वैल्यू जो कि एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये क्या है -1। b की वैल्यू है हमारे पास 3, ठीक है, और c कितना है, दैट इज इक्वल टू -3। अब चूंकि हमें मूलों का योग जो है ना वो यहाँ पर बताना है, मूलों का योग यानी कि सम ऑफ रूट्स, इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास -b/a होती है, और आप यहाँ पे क्या करेंगे, b और a की जो वैल्यूज है ना वो अप्लाई कर देंगे, ठीक है। -b की वैल्यू कितना है 3 और a कितना है हमारे पास -1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या हो जाती है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, और यहाँ पे बचेगा 3/1 यानी कि 3। तो ये हमने यहाँ पे शो कर दिया है कि इनके जो मूलों का योग होता है, यानी कि जो सम ऑफ रूट्स होता है हमारे पास, वो कितना होता है, 3 होता है। ओके, तो क्वेश्चन जो सेकंड है वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अब आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कॉन्सेप्ट है कि यदि आपके पास जो द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, इसका एक मूल, देखो आपके पास 2 मूल होते हैं, एक तो होता है अल्फा और दूसरा क्या होता है बीटा। इसका एक मूल आपको 2 दिया हुआ है, तो आपको k की वैल्यू जो है वो ज्ञात करनी है। इट मीन्स इफ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
इज 2, यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये इसका रूट है, यानी कि ये अल्फा की वैल्यू है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो हम यहाँ पे जानते हैं क्या कि जो हमारे पास जनरल फॉर्म होती है द्विघात समीकरण की, वो क्या होती है, जनरल फॉर्म, यानी कि जो हमारा सामान्य समीकरण होता है उसके अनुसार ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो जाता है। अगर आप इसको यहाँ पर देखते हो तो आपके पास जो मूलों का योग आप निकाल सकते हो और मूलों का गुणनफल भी निकाल सकते हो। ठीक है, मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का योग किसके बराबर होता है, माइनस बी बटा ए के बराबर होता है। ठीक है, और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है मूलों का गुणनफल, और वो किसके बराबर होता है, सी बटा ए के बराबर होता है। तो हम ना पहले अल्फा प्लस बीटा को देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए है। तो बच्चों आपके पास यहाँ पर अल्फा कितना है, 2 है, तो आप इस अल्फा के लिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, और इक्वल्स टू माइनस बी, बी क्या है, जो एक्स के गुणांक में है, यानी कि -3 है यहाँ पे, और बटे में ए क्या है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो इसकी वैल्यू आपके पास किसके इक्वल हो गई है, -3 के। ठीक है, तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ से क्या नोट करते हैं कि 2 प्लस बीटा किसके इक्वल है, -3 के। तो हमें यहाँ से बीटा मिल जाता है क्या, -3 तो है ही, 2 भी इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि -5। तो ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाती है, यानी कि हमें दूसरा गुणांक जो दूसरा हमारे पास यहाँ पे मूल होता है वो भी हमें मिल जाता है, और ये हमें किसके इक्वल मिलता है, -5 के। अब मूलों का गुणनफल तो हो चुका है, तो अब बात रही किसकी, मूलों का गुणनफल अब हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, तो मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा लेंगे। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2, और बीटा की कितनी है, -5, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, सी अपॉन ए के। तो सी की जगह यहाँ पर क्या है, के है, और अपॉन ए की जगह 1 है, तो आपने यहाँ पर क्या लिख किया, इक्वल टू के। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए। 5 को -2 मतलब 2 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो -10 मिला, और ये क्या मिला, के, यानी कि के का आंसर आपके पास कितना आ जाता है, -10। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो जाता है आपका इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट। अब सिंस ये जो क्वेश्चन है ये भी चॉइस वाला क्वेश्चन है, तो अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में है राइट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज इज -5, यानी कि हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है और वो कितनी है, -5, एंड देयर प्रोडक्ट यानी कि जो उनके शून्यकों का गुणनफल है वो कितना है, 6। तो जब हमारे पास इस प्रकार की इक्वेशन होती है तो हम यहाँ पर जो बहुपद ज्ञात करते हैं यानी कि पी एक्स, उसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो आपने लिया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है आपके पास, -5 है, और अल्फा बीटा कितना है, 6। तो ये आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो ये हमारा द्विघात बहुपद जो है वो हो जाता है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन ट्राइंगल्स ट्राइंगल DEF, तो बच्चों आपके पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, एक ट्राइंगल आप इसको ले लीजिए DEF त्रिभुज, और एक त्रिभुज और है आपके पास, जो दूसरा है वो कौन सा है, PQR है। एक DEF है और एक PQR है। इसमें कौन D जो है वो कौन Q के बराबर है। तो देखो बच्चों, कौन D यहाँ पे है तो इसका मतलब कौन Q आपका यहाँ पे होगा, तो ये आपका Q बिंदु हुआ। और कौन R जो है वो किसके बराबर है, E के बराबर है। तो कौन E यहाँ पे है तो कौन R यहाँ पे होगा, तो इसके मतलब तीसरा बिंदु यहाँ पे हो गया P। अब हम ये कहते हैं क्या कि इस त्रिभुज में ये जो भी हमारे पास दो त्रिभुज है, एक तो है आपके पास DEF और दूसरा है हमारे पास PQR। इसमें कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि कौन D का मान तो है जी कौन Q के बराबर, ठीक है, और कौन R का मान बराबर है किसके, कौन E के बराबर। तो बच्चों दो कोण बराबर हो गए, ओके, और जब दो कोण यानी कि 2 एंगल्स इक्वल होंगे तो थर्ड जो एंगल होगा वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो दोनों ट्रायंगल है ये कैसे हैं, हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल है ना, सिमिलर यानी कि समरूप त्रिभुज है। और जब समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी कैसी होती है, समान अनुपात में होती है। तो यहाँ पर अगर हम इसको लें DE भुजा, तो DE भुजा का अनुपात आप किसके साथ देखोगे, इसके साथ, और ये क्या होगी QR।
ऐसे अगर आप यहाँ से देखो ई एफ, तो ई एफ का अनुपात आप किससे देखोगे, इससे देखोगे, और ये क्या है आपके पास आर पी। उसके बाद थर्ड साइड है ये वाली डी एफ, और इसका अनुपात हम देखेंगे इसके साथ, और ये क्या है क्यू पी। तो बच्चों अब आपके पास ये भुजाओं का अनुपात आ चुका है। ठीक है, अब आप देखिए कि आपके प्रश्न में क्या है कि डी ई बटा पी क्यू, यानी कि डी ई के बटे में क्या आना चाहिए, अपॉन में पी क्यू, और इक्वल होना चाहिए किसके, एफ ई अपॉन आर पी के। तो अब आप देखो कि क्या ये आपका ऊपर वाली इक्वेशन के जैसा आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या ये सत्य है, क्या ये ट्रू है, नो, ये हमारा असत्य है, यानी कि फॉल्स है। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 हो जाता है। अब हम ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ए बी 5 सेंटीमीटर वाले वृत्त का 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक व्यास है। तो बच्चों आपके पास ना यहाँ पे जो व्यास है वृत्त का वो कितना है, 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, तो आपका व्यास हो गया है दुगना। ठीक है, तो आपका व्यास कितना हुआ जी, डबल हो गया, डबल यानी कि 10 सेंटीमीटर हो गया व्यास, इसका मतलब ये हुआ डायामीटर। ठीक है, और डायामीटर जो है वो आपको किसके बराबर देना है, यहाँ पे ए बी आप निकालेंगे। ठीक है, आपका जो डायामीटर है वो ए बी के इक्वल है, तो 2 गुना 5 आपका हो जाता है 10। अब आपके पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि व्यास ए बी के सिरे पर हमने क्या किया है जी, एक स्पर्श रेखा जो है वो खींची है एक्स ए वाई। तो आप ना सबसे पहले तो इसको नेम दे दीजिए, ये है आपके पास ए बी, ये व्यास है, और अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक स्पर्श रेखा खींच रहे हो। तो ये लीजिए, ये स्पर्श रेखा हमने यहाँ पे खींच दी, और इस स्पर्श रेखा को हमने, यानी कि जो टेंजेंट हम खींच रहे हैं, इसको क्या नेम दिया, एक्स ए वाई, यानी कि टेंजेंट एक्स ए वाई इज ड्रॉन। ये वाला जो पॉइंट है आपका सेंटर का पॉइंट है, ओ ले लिया है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो आपकी डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। इतना क्लियर। अब कॉन्सेप्ट ये है कि ए से 8 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा सी डी की हमें लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द कोड सी डी कोड की लेंथ फाइंड आउट करनी है, विच इज एट ए डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, जो कि ए वाला जो पॉइंट है इससे 8 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस पर है। ठीक है, एंड पैरेलल टू एक्स वाई के पैरेलल है। तो देखो बच्चा, यहाँ से यहाँ तक तो ये हमारा 5 है, मतलब ए से लेकर ओ तक। अब आपके पास 3 सेंटीमीटर और ले लीजिए, सपोज करो ये आपका यहाँ तक आ जाता है 3, तो 5 और 3 8 हो गया ना। तो इधर आपने क्या करना है, एक कोड जो है वो ड्रॉ कर देनी है, सी डी कोड। ठीक है, अब ये जो सी डी कोड है आपकी, ये पैरेलल है किसके, एक्स ए वाई के, मतलब एक्स वाई जो लाइन है उसके पैरेलल है। अब आपको यहाँ पे ये किसी पॉइंट पर कट करती है, हम इस पॉइंट को यहाँ पर नेम ले लेते हैं पी पॉइंट। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, ओ से सी को मिला देते हैं, ओ से सी को हमने मिला दिया। तो आप देख रहे हो कि सी डी जो है एक्स वाई पे तो पैरेलल है, लेकिन वो ए बी जो उसका व्यास है उस पर क्या है, वो परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत है। अगर बच्चा ये लंबवत है तो इसका मतलब ये हुआ सी डी लंबवत है, और हमने बीच में एक पॉइंट लिया है पी, तो सी पी भी क्या होगा, ए बी पर लंबवत होगा, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो कोण पी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाती है, 90 डिग्री। अब बच्चा ये वाला जो कोण है एंगल पी 90 डिग्री के इक्वल हो जाता है। अब ये 90 डिग्री के इक्वल अगर हो जाता है तो ये जो ट्रायंगल है ओ पी सी, ये हमें कैसा मिलता है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल मिलता है। ठीक है, ये मिल गया हमें राइट एंगल ट्रायंगल, इसका मतलब ये हुआ समकोण त्रिभुज। और बच्चा जब भी आपके पास समकोण त्रिभुज आता है तो आप क्या करते हो, आप पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हो। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाता है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। ओके, जब आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपके पास हाइपोटेनस क्या है, ओ सी, सो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, मतलब ओ पी का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर हो गया, प्लस पी यानी कि परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, यानी कि लंब सी पी का स्क्वायर है। हम ना सब में वैल्यूज जो है इनकी रख देते हैं। ओ सी,
OC बताओ बेटा क्या है, जरा देख के बताओ इस डायग्राम में कि OC का जो मान है वो आपका किसके इक्वल है। ये देखो OC यहाँ से यहाँ तक ये वृत्त की त्रिज्या है, और त्रिज्या है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 5। तो आपने OC की जगह लिया 5 और इसका स्क्वायर इक्वल्स टू OP। OP आपके पास यहाँ से यहाँ तक जो हमने कितनी ली थी 3 ली थी, ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस CP। CP हमें यहाँ पे नहीं मालूम, तो हमें CP की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इससे, ठीक है बेटा। तो सॉल्व करते हैं, आपको CP स्क्वायर क्या मिलेगा 5 स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 25 माइनस 9 यानी कि 16, स्क्वायर रूट यहाँ पर 16 का यानी कि इसका वर्गमूल वो हमारे पास क्या आ जाता है 4 आ जाता है, ठीक है बेटा। तो अब आप यहाँ पर देखो CP इसका मतलब यहाँ से आपको यहाँ तक की जो दूरी है ना वो मिल चुकी है, और ये हमारे पास कितनी आ गई है 4। हमें जो ज्ञात करनी है वो करनी है CD। इसका मतलब CP जो है उसी के बराबर का नीचे क्या होगा PD होगा। तो CD कितना हो जाएगा 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिर कॉन्सेप्ट हमारा किसका कोड का, कोड यानी कि जीवा CD, ये बराबर होगी CP प्लस PD। तो 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है, और क्वेश्चन 5 जो है ये भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसके बाद ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में त्रिज्या R वाले, ओके, हमारे पास जो त्रिज्या है बेटा वो यहाँ पर कितनी दी हुई है R, यानी कि रेडियस है हमारे पास R, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले कॉन्सेप्ट लिया रेडियस यानी कि त्रिज्या का, और वो है हमारे पास R। फिर हमसे क्या कहा है कि किसी वृत्त के त्रिज्यीय खंड का जो कोण है, ठीक है, कोण इसका मतलब जो भी यहाँ पर एंगल बन रहा है और वो भी किसका त्रिज्यीय खंड का, वो बराबर है P के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये हमारा सर्कल है वृत्त है और हम यहाँ पर एक त्रिज्या ऐसे ले लें और एक त्रिज्या ऐसे ले लें, तो ये जो आकृति हमारे पास बन रही है यहाँ पे ये क्या है त्रिज्यीय खंड है। और इस त्रिज्यीय खंड में ये जो कोण बन रहा है ये कोण है P, और ये दोनों हैं हमारे पास त्रिज्याएं। तो हमसे पूछा है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, दैट मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर। तो बच्चों आपको ध्यान होगा जो आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। तो πr², r की जगह यहाँ पे कैपिटल R है और थीटा अपॉन 360 डिग्री। थीटा की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है P के इक्वल है, तो आप लिखेंगे πr² P अपॉन 360 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन 6 हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ B। हमें ना यहाँ पे क्या करना है B की जो वैल्यू है वो ज्ञात करनी है, ठीक है। फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी इक्वल। यहाँ पे हमें एक समीकरण दिया हुआ है 9x² - bx + 81, और हमें क्या कहा गया है कि इसके मूल जो है वो कैसे होने चाहिए समान होने चाहिए। तो मूल समान करने के लिए यानी कि रूट्स को इक्वल करने के लिए हम ना यहाँ पर पहले A, B और C की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बच्चों A यहाँ पर जो है क्या है 9 है, B की वैल्यू आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्या है, B की वैल्यू तो आपके पास यहाँ पे -B के ही इक्वल है, ठीक है, मतलब B की जगह -B है, और C आपके पास कितना है 81 है। अब आपसे कहा है कि आपके जो मूल है, ठीक है, जो भी ये समीकरण है इसके जो मूल है वो कैसे होने चाहिए समान होने चाहिए, यानी कि जो रूट्स हैं वो आपके इक्वल होने चाहिए। तो बच्चों रूट्स आपके कब इक्वल होते हैं, जब आपके पास D की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ B² - 4AC की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो आप मान रख दीजिए। B की वैल्यू आपके पास क्या है -B, आप इसका स्क्वायर करेंगे, फिर -4, A की जगह आप लिखेंगे 9 इंटू C कितना है आपके पास 81, और ये इक्वल हो जाएगा 0 के। -B का होल स्क्वायर मतलब प्लस वैल्यू मिलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो आपके पास यहाँ पे माइनस की वैल्यू है आप इसको राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 4 × 9 × 81 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है इसका वर्गमूल लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, तो हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं B। जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो इसका मतलब ये है कि जो भी ये वैल्यूज़ हैं ये वाली वैल्यूज़ आपकी प्लस में भी आ सकती है और आपकी माइनस में भी आ सकती हैं, ठीक है। तो अब आप लीजिए 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है वर्गमूल 2 होता है,
ठीक है, और 9 का यानी कि 3, और उसके बाद 81 का कितना होता है, 9 होता है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2 इंटू 3 यानी कि 6 को 9 से मल्टीप्लाई किया 54, तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, +-54 आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ द कोफिशिएंट्स फाइंड आउट वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एक तो आपके पास इक्वेशन है बच्चा 3x - 6y = 0, और दूसरा आपके पास यहाँ पर इक्वेशन है 9x + 10y -20 = 0। हमें यहाँ पर क्या करना है, ये बताना है फाइंड आउट वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास रैखिक समीकरण है, इनके जो युग्म है, हमें बताना है कि ये संगत है या फिर असंगत है। तो बच्चों संगत जब होते हैं, अगर हम कॉन्सेप्ट लेते हैं संगत यानी कि कंसिस्टेंट वाला, तो कंसिस्टेंट में क्या होता है कि या तो हमारे पास एक सोल्यूशन होना चाहिए या फिर हमारे पास कैसे सोल्यूशन होने चाहिए, मैनी सोल्यूशंस होने चाहिए। ठीक है, तो सिंगल सोल्यूशन, एक सोल्यूशन हमारे पास तब मिलता है जब a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के इक्वल नहीं होती है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट तो हमारे पास ये होता है, और दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब हमारे पास बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं, यानी कि a1/a2 इसकी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होती है, b1/b2 के, और साथ साथ में वो किसके इक्वल होती है, c1/c2 के। तो ये दो कॉन्सेप्ट अगर हमारे फुलफिल करते हैं तो मतलब हमारे जो इक्वेशंस हैं वो कैसी हैं, कंसिस्टेंट है, यानी कि संगत है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर अब हम देखें तो यहाँ पर आपके पास क्या है, a1/a2 इसकी वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू है 3, ठीक है, b1 की वैल्यू क्या है आपके पास -6, और c1 यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट हम नहीं है, मतलब डायरेक्ट 0 है, तो इसकी वैल्यू है आपके पास 0। फिर उसके बाद a2 की वैल्यू आपके पास 9 है, b2 दिस इज इक्वल टू 10, और c2 जो है आपके पास किसके इक्वल है, -20 के इक्वल है। तो अब आप ना यहाँ पर क्या कीजिए, इनका रेशियो लीजिए, a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 आप इनको लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि a1/a2 जब हम लेते हैं, मतलब हम इसका रेशियो लेते हैं, तो हमें मिलता है 3/9। क्लियर, यहाँ से अगर हम रेशियो लेंगे तो -6/10। तो अभी हम ज़्यादा आगे नहीं चलते हैं, मतलब c1 और c2 तक हम नहीं चलते हैं, हम सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि क्या ये इक्वल है, क्योंकि अगर ये दोनों ही इक्वल नहीं है तो फिर ये क्या हो जाते हैं, संगत हो जाते हैं, यानी कि कंसिस्टेंट सोल्यूशन हो जाते हैं। तो 3/9, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो जी आपके पास आ जाता है क्या, 1/3, क्योंकि 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये तो आपके पास हुआ 1/3, और यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, -2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, सो दे आर नॉट इक्वल। और जब ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये आपके पास कैसा सोल्यूशन है, कंसिस्टेंट इक्वेशंस आपके पास आ जाती है, संगत है ये, जहाँ पे आपके पास a1/a2 की जो वैल्यू है वो b1/b2 के इक्वल नहीं है। क्लियर, तो ये वाली क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये आपके पास कंसिस्टेंट आ जाता है, यानी कि संगत। अब ये वाला जो प्रश्न है हमारे पास, ये अथवा वाला प्रश्न है बच्चों, तो हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग व्हाट इज द कंडीशन डेट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। आपके पास ना यहाँ पर दो समीकरणें दी हुई हैं, एक तो है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, और एक बार है A x प्लस by प्लस C इक्वल्स टू 0। तो हमसे पूछा है कि इसके संगत होने की, कंसिस्टेंट होने की क्या कंडीशंस है। तो हमने देखा कि कंसिस्टेंट होने की हमारे पास ये वाली दोनों कंडीशंस होती हैं, तो इन्हीं को अगर आप इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज रखें, यानी कि रीअरेंज करें, तो आपके पास जो कंडीशंस हैं वो क्या होंगी, मतलब जो शर्तें हैं वो आपके पास होंगी। सबसे पहले a1/a2 दिस इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ओके, तो इट मीन्स स्मॉल a। ओके, a1 के लिए आप क्या लेंगे, स्मॉल a, अपॉन a2 की जगह क्या है, कैपिटल A, और दिस इज नॉट इक्वल टू स्मॉल b अपॉन कैपिटल B। तो एक तो ये कंडीशन हो जाती है, और सेकेंड में क्या होता है कि तीनों रेशियोज की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। So a1/a2 is equal to b1/b2 and this is equal to c1/c2. That means small a upon capital A is equal to small b upon capital B is equal to small c upon capital C. So these are the two conditions. Clear? तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास कंप्लीट होता है
क्वेश्चन नंबर 8 इज कंप्लीटेड। नाउ अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्लियर? टू लाइन्स आर पैरेलल, जो दो लाइन्स हैं वो हमारे पास कैसी हैं, पैरेलल। पैरेलल का मतलब एक लाइन ऐसे और दूसरी लाइन ऐसे। तो बच्चा जब ये पैरेलल होती हैं तो क्या ये आपस में कहीं इंटरसेक्ट करती हैं? नहीं करती है ना। जब समांतर होती हैं तो कहीं पर भी एक दूसरे को नहीं काटती है, और नहीं काटती है इसका मतलब क्या हुआ, नो सोल्यूशन, कि यहाँ पर कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे कोई हल नहीं होता है। पहला कॉन्सेप्ट तो हमें ये मिलता है। फिर क्या कहा है, इफ द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ दीज लाइन इज 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 14। आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 14। और अब आपको क्या कहा है कि आप इसकी दूसरी इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करके बताइए। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन, आपको सेकंड जो है वो बताना है। तो सेकंड के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ भी सपोज कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे सपोज कर लिया ax, कैपिटल में ये by, और फिर यहाँ पर ये क्या है आपके पास में, वो प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो अब हम इसको कंपेयर करने के लिए ये ले लेते हैं माइनस, वो सॉरी प्लस कैपिटल C इज इक्वल टू 0। तो जब भी हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता है, मतलब पैरेलल आपके पास लाइंस होती हैं, तो वहाँ पे आपके पास ना कंडीशन होती है किसकी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये वाली कंडीशन हमारे पास होती है। तो इसका मतलब ये हुआ 4/a बराबर होना चाहिए किसके, 3/b के बराबर। ठीक है, और फिर उसके बाद ये 14 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का 14, और अपॉन में क्या हो जाएगा, कैपिटल C। ये हमारे पास रिलेशन होना चाहिए, और इसके अकॉर्डिंग आप कुछ भी रख सकते हो, बस यहाँ पर इनकी वैल्यू इसके इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों एक काम करते हैं, क्या हम ना 4/a और 3/b को लेकर चलते हैं। बाय 4/a इक्वल्स टू 3/b। यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास a को यहाँ पर शिफ्ट कर दो ऊपर और 3 को नीचे ले आओ, मतलब a को यहाँ ले जाओ, 3 को यहाँ ले आओ, तो a/b मिलेगा आपको किसके इक्वल, 4/3 के इक्वल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इस तरीके से अरेंज करना है कि आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो कैसे होनी चाहिए, 4 और 3 के रेशियो में आनी चाहिए। तो बच्चा अगर 4 और 3 ही आप रखोगे तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। तो हमें क्या करना है, इसको ना कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी कर रही हूँ और नीचे भी मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो 4 इंटू 2 हमें क्या मिला, 8, और 3 इंटू 2 क्या मिला, 6। यानी कि a की जगह आप वैल्यू रख सकते हो 8 और b की जगह आप क्या वैल्यू रख सकते हो, 6। तो वो जो इक्वेशन है आपके पास ax प्लस by और प्लस में क्या c एंड दिस इज इक्वल टू 0, और ये आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये a की जगह आप रखेंगे 8, x प्लस b की जगह 6, y प्लस c की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि इसकी तो वैल्यू जो है वो आपके पास इक्वल नहीं होती है ना। थर्ड कंडीशन में इसकी वैल्यू इक्वल नहीं होती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप +5 या +6 कुछ भी ले सकते हो। तो दिस इज योर आंसर, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन आ जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन हो जाता है 9 क्वेश्चन। इसके बाद हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कॉन्सेप्ट है, इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन AP। आपके पास यहाँ पर क्या है, एक समांतर श्रेणी है, एक AP है। ठीक है, और AP के 7वें पद की आप बात कर रहे हो। तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए, मतलब क्वेश्चन को समझिए और उसके अनुसार चलिए, प्रश्नानुसार। तो जो भी वैल्यूज आपको इस स्टेटमेंट में दी हुई है आप उनको पहले लिख लीजिए। इसमें क्या कहा है कि किसी AP के 7वें पद का मतलब ये हो जाता है A7। ठीक है, 7th टर्म्स, और इसका हम क्या कर रहे हैं, 7 गुना, यानी कि 7 टाइम द 7th टर्म्स। हमने A7 को मल्टीप्लाई कर लिया 7 से। ठीक है, उसके 11वें पद का 11वां गुना हो, मतलब इसकी वैल्यू इक्वल है किसके, 11वें पद के, यानी कि A11। ठीक है, और इसका भी क्या, 11 टाइम्स। सो दिस इज इक्वल टू द 11 टाइम्स ऑफ इट्स 11th टर्म्स। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। देन फाइंड इट्स 18th टर्म। हमें क्या करना है, इसका 18वां पद जो है वो ज्ञात करना है। तो जो भी वैल्यूज है ना हम रख लेते हैं। अब हम यहाँ पर जानते हैं क्या, कि जो हमारे पास nth टर्म होती है an, उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है वो,
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसके अकॉर्डिंग हम ना a7 को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 यानी कि 7 माइनस 1 6 और ये इंटू डी। ठीक है, सिमिलरली हम a11 कैलकुलेट कर सकते हैं और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस 11 माइनस 1 यानी कि 10 इंटू डी। तो अब हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन है हम इसको सपोज कर लेते हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन हमारे पास हो जाती है इक्वेशन नंबर 2 और ये आपके पास हो जाती है नेक्स्ट इक्वेशन हो जाती है इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है सेकंड और 3 की। कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 में। सो आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ इक्वेशन नंबर 2 and 3 in equation number 1 we get। इसका मतलब ये हो गया कि समीकरण 2 और 3 के मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो इन दोनों के मान हम उसमें रखेंगे तो वहां पे क्या है, a7 का मतलब a प्लस 6d और आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे, 7 से, और ये आपकी इक्वल है a11 यानी कि a प्लस 10d और आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे, 11 से। ठीक है, अब हम इसको रखते हैं तो यहाँ पर a को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7a प्लस 7 6 42 इंटू डी और यहाँ से 11 को a से मल्टीप्लाई कर दिया, 11a प्लस 11 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 110 इंटू डी। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसकी जो वैल्यूज़ है ना इसको सॉल्व कर सकते हो। इसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, 11a तो है ही, 7a यहाँ पे आ जाएगा, माइनस 7a हो जाएगा और फिर उसके बाद में यहाँ पर आपके पास क्या है, प्लस 110d 42d आएगा तो ये भी आपका ऐसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 11 माइनस 7 आपके पास हो जाता है 4a प्लस, अब आप माइनस कर दीजिए, 10 माइनस 2 हो जाएगा 8 और यहाँ पे बचेगा 10, 10 माइनस 4 हो जाएगा आपके पास 6, d इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4 जो है आप उसको कॉमन ले सकते हैं, जब 4 कॉमन लेंगे तो वो बाहर आ जाएगा, अंदर आपको मिलेगा a। अब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा 4, 2 बचेगा, 4 7 जा 28 और d इक्वल्स टू 0। तो बच्चों ये आपके पास a प्लस 17d है, 4 यहाँ पे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0/4 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो a प्लस 17d की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। वेरी गुड। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0? बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि 18 माइनस 1 भी तो हमारे पास क्या होता है, 17 होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन बेटा अगर आप कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पे क्या, कि आपके पास ये a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी आया है, यानी कि ये एक तरीके से आपके पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास n की वैल्यू क्या है, 18 है। सो कॉन्सेप्ट ये हुआ कि आपके पास a18 यानी कि 18th टर्म जो है वो आपके पास कितनी आ जाती है, यहाँ पे 0 आ जाती है। ठीक है, 18वां पद जो है वो आपका क्या आ जाता है, यहाँ पे 0 आ जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है और इस क्वेश्चन में हमें देखिए 18वां पद ही ज्ञात करना था। ठीक है, तो 18वां पद हमारे पास 0 मिल जाता है, तो 10th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है बच्चों। ये लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है बट ये बहुत इजी है। देखो 10 1 डिग्री, फिर उसके बाद है 10 2 डिग्री और एंड सो ऑन। कहाँ तक है, 10 88 डिग्री और फिर उसके बाद है 10 89 डिग्री। आपको ना इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों एक कॉन्सेप्ट है क्या, कि अगर आपके पास जो 10 वाली वैल्यूज़ होती हैं, आप वहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा कर दें। ठीक है, 10 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये आपके कॉट थीटा के इक्वल होता है। ये आपका एक फॉर्मूला होता है, ये आपने पढ़ा है आपके चैप्टर नंबर 8 में आपने पढ़ा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो राइट हैंड साइड में जो टर्म्स है ना, जो लास्ट वाली टर्म है, सेकेंड लास्ट और लास्ट, में उनको देख लेती हूँ। तो यहाँ से 1088 डिग्री अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो बेसिकली 1088 यानी कि 1090 डिग्री माइनस 2 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 90 माइनस 2 क्या हो गया, 88। तो ये किसके इक्वल होगा, कॉट थीटा। थीटा मतलब जो यहाँ पे है ये क्या है, 2 डिग्री। सो 1088 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कॉट 2 डिग्री के इक्वल हो जाती है।
ठीक है। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट tan 89 डिग्री, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 90 डिग्री -1 कर देंगे। ओके, 1 डिग्री को माइनस कर देंगे, तो थीटा 1 है, सो ये आपका किसके इक्वल होगा, cot 1 डिग्री के। आप इनकी वैल्यूज़ को रख दीजिए। तो जब आप देख रहे हैं कि ये tan 1 डिग्री है, यानी कि एक तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे, tan 2 डिग्री से। ओके, ऐसे आगे कुछ भी वैल्यू आएगी, लाइक हमने सपोज कर लिया tan 3 डिग्री, तो ये सब मल्टीप्लाई हो रही है। इसका मतलब जो tan 88 है वो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और tan 88 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, cot 2 डिग्री, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और tan 89 डिग्री यानी कि cot 1 डिग्री, तो ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब बच्चा हम एक कॉन्सेप्ट जानते हैं क्या, कि जो भी हमारे पास cot थीटा होता है वो tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि tan थीटा का व्युत्क्रम होता है। तो हम इसको उल्टा कर सकते हैं। अगर आप उसको उल्टा करेंगे, यानी कि जो भी कोट है उसकी वैल्यू को आप किसके टर्म्स में, किसकी तरह लिख सकते हैं, tan की तरह लिख सकते हैं। ठीक है, tan 3 डिग्री, जैसे मैंने यहाँ 3 डिग्री लिखा, ऐसे मैं cot 3 डिग्री भी तो लिख सकती हूँ ना यहाँ पे इससे पहले। और जब मैं यहाँ पर cot 3 डिग्री लिखूंगी तो उस cot 3 डिग्री की भी मुझे वैल्यूज रखनी होंगी, वो क्या होंगी, 1/tan 3 डिग्री। मतलब जब डैश डैश है ना, डैश डैश का मतलब ये हुआ बच्चों कि इनके बीच में बहुत सारे नंबर हैं। ठीक है, ये हो गया tan 2 डिग्री, और यहाँ पर ये कितना हो गया, 1/tan 1 डिग्री। तो ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि गुना हो रहे हैं आपस में। तो tan 1 डिग्री से tan 1 डिग्री कैंसिल, tan 2 डिग्री से tan 2 डिग्री कैंसिल, tan 3 डिग्री से tan 3 डिग्री कैंसिल। सारी वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाती है। तो लास्ट में अब जैसे ये कैंसिल होती है तो कैसे होती है, लाइक tan 1 डिग्री 1 जा tan 1 डिग्री, यानी कि 1 1 1 1 बच जाता है। तो बहुत सारे 1 मिलते हैं, तो मल्टीप्लाई होने पे आपके पास क्या बच जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, सो ये हमारा आंसर हो जाता है, और ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 11। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद अब हम ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास क्या है, केंद्र O और त्रिज्या R वाला जो है एक वृत्त है। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक वृत्त बनाना है। तो लीजिए, ये हमने सबसे पहले क्या किया, एक वृत्त बना लिया है। ठीक है, अब इस वृत्त में हमें कॉन्सेप्ट किसका देना है, जो भी इसके अकॉर्डिंग है कि O तो इसका सेंटर है। तो सबसे पहले तो हम इसका केंद्र बिंदु ले लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या होगा, O होगा। ठीक है, केंद्र बिंदु हमने यहाँ पर ले लिया है O। अब R त्रिज्या वाला वृत्त है, तो R त्रिज्या यानी कि केंद्र बिंदु से इस वृत्त तक की जो दूरी है वो हमारे पास R त्रिज्या है। फिर क्या कहा है, इस पर बाह्य बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 60 डिग्री है। दैट मीन्स जो भी इस सर्कल पर हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं P पॉइंट से, ओके, तो हमने इस सर्कल के एक्सटर्नल में हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं और इस पॉइंट को नेम दे देते हैं P। ठीक है, अब इस P पॉइंट से हम ना यहाँ पे क्या करते हैं, टेंजेंट लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं। ओके, अब ये जो टेंजेंट लाइन आपने ड्रॉ की है, तो कॉन्सेप्ट क्या है, द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू ए सर्कल ऑफ रेडियस R एंड सेंटर O इज 60 डिग्री। इट मीन्स ये जो भी आपके पास यहाँ पर एंगल बन रहा है टेंजेंट्स के बीच में, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, 60 डिग्री है। क्लियर, अब कॉन्सेप्ट है OP की लेंथ जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है। OP यहाँ से यहाँ तक की ये जो लेंथ है ना बच्चा, ये हमें कैलकुलेट करनी है। अब देखो बेटा, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, इसको भी अच्छे से समझते हुए चलो। कि जैसे ये आपके पास यहाँ पे टेंजेंट लाइन है, तो ये टेंजेंट लाइन क्या करती है, सर्कल को टच करती है, Q और R पॉइंट पर टच करती है, हम ये सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, क्या, O से P को मिला देती हूँ। जैसे मैंने O को P से मिला दिया, अब मिला दिया है तो ये वाला जो पार्ट है मेरे पास कितने डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का एंगल है। क्लियर, ऐसा ही है, और ये हमारे पास कितना हो जाता है, 90 डिग्री का एंगल है। तो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। पहले तो यहाँ पर लिख देती हूँ कंप्लीट एंगल जो है हमारे पास, कंप्लीट एंगल दैट इज एंगल QPR इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारे पास दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण है। अब हमने क्या किया, इसका आधा कर दिया, यानी कि QPO बोल दीजिए इसको, चाहे RPO बोल दीजिए। आपने हाफ किया है तो 60 डिग्री अपॉन 2 आप बोल रहे हो, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये आपका 30 डिग्री है। क्लियर, नाउ अब आपके पास जो एंगल OQP है वो 90 डिग्री है। क्यों है भाई ये एंगल 90 डिग्री का, सिमिलरली अगर आप यहाँ से O से R पॉइंट को भी मिलाते तो ये वाला जो एंगल है आपके पास, ये भी कितना होता,
90 डिग्री का ही होता। क्यों होता भाई? बिकॉज हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो भी हमारी रेडियस होती है वो हमारी टेंजेंट पर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। यानी कि जो भी हमारी त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंबवत होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, पहला 30 डिग्री का और ये 90 डिग्री का। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जब हमें ये 90 डिग्री का मिल गया, यानी कि ये जो भी हमारे पास यहाँ पे ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओ पी क्यू, ये कैसा है? हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है ना बच्चा? राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे पास है समकोण त्रिभुज। अब बच्चा ये जब आपके पास समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब आप इसमें समकोण त्रिभुज वाली कंडीशन जो है वो लगा सकते हैं। तो चलिए काम करते हैं, मैं ये जो त्रिभुज आपके पास बन रहा है ना, इसको अलग से बनाने की कोशिश करती हूँ। इस तरीके से हम इसको बनाते हैं, ठीक है, कि आपके पास एक 90 डिग्री का कोण होना चाहिए और आपके पास दो कैसे होने चाहिए? एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण जो है वो आपके पास होना चाहिए। कोण क्यू वाला जो कोण है वो आपका क्या है? 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, उसके बाद ओ क्यू आपके पास यहाँ पर क्या है? त्रिज्या है, और ये हो गया पी बिंदु। ठीक है, हमें क्या करना है? इस ओ पी वैल्यू को की जो लेंथ है ना, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ओ पी यानी कि ये वाली जो दूरी है ये हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो बच्चा जब आपके पास यहाँ पर पी कोण अगर आप देखें तो पी कोण जो है ओ क्यू, इस ओ पी इसके लिए क्या हो जाता है? ओ पी हो जाता है कर्ण। कर्ण यानी कि हाइपोटेनस। तो ये तो हो गया कर्ण। ये आपके पास हो गया लंब। लंब यानी कि परपेंडिकुलर। ठीक है, तो और ये आपके पास कोण पी हमने कितना निकाल लिया? 30 डिग्री का। तो यहाँ पे हम साइन 30 डिग्री का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। साइन 30 डिग्री, इसका मतलब ये हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारे पास है ओ क्यू के बराबर और कर्ण हमारे पास कितना है? ओ पी के बराबर। इन सब के मान हम रख देते हैं। साइन 30 डिग्री होता है 1/2 बराबर ओ क्यू। ओ क्यू त्रिज्या है, तो त्रिज्या को हम यहाँ पर ले लेते हैं आर, और ओ पी ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, वज्र गुना कर दीजिए। तो ओ पी को आप गुना करेंगे 1 से और त्रिज्या आर को गुना करेंगे 2 से। तो आपके पास ओ पी का मान किसके बराबर आ जाता है? 2r के बराबर आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। 12 क्वेश्चन आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या करना है? हमें एक इक्वेशन दी हुई है जिसमें हमें k+1 इसकी जो वैल्यू है वो इक्वल दी हुई है किसके? सेक स्क्वायर a, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 + sin a इंटू 1 - sin a से। और हमें क्या करना है? इस k का जो मान है ना वो ज्ञात करना है। फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ k। तो बच्चों आप एक कॉन्सेप्ट देखो कि आपके पास जो इक्वेशन है ना, इसमें राइट हैंड साइड में एक बार प्लस हो रहा है और एक बार माइनस हो रहा है। तो ये आपके पास x² - y² का सूत्र बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप k+1 जो है इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हो? फिर सेक स्क्वायर a, और अब आप 1 का स्क्वायर कर रहे हो। ठीक है, 1 का स्क्वायर माइनस साइन a, तो ये आपने साइन a का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो 1 - साइन स्क्वायर a आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, 1 - साइन स्क्वायर a आपको मिलता है। और बच्चों 1 - साइन स्क्वायर a किसका सूत्र होता है? आपके पास किसकी वैल्यू होती है? ये आपके पास वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर a की। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पर आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर a। अब बच्चा सेक स्क्वायर a यानी कि वो कॉस स्क्वायर a का रेसिप्रोकल होता है, तो ये अब मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? कॉस स्क्वायर a से। कॉस स्क्वायर a से कॉस स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा आपके पास? 1। तो आपके पास k+1 जो है इसकी वैल्यू किसके इक्वल बच जाती है? 1 के इक्वल आती है। तो आपके पास बच्चा यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी? k को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 1 - 1 यानी कि 0। अब हम यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिलेंडर कॉन एंड हेमिस्फेयर हैव द सेम बेस एंड सेम हाइट। बच्चों आपके पास किस किस का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे? पहला तो है सिलेंडर। सिलेंडर यानी कि जिसमें आप बात करते हो किसकी? बेलन की। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहेंगे बेलन के लिए। दूसरा है आपके पास शंकु। शंकु यानी कि कॉन। और तीसरा कॉन्सेप्ट है आपके पास अर्धगोला। अर्धगोला यानी कि हेमिस्फेयर। अब आपसे इसमें क्या कहा जा रहा है कि इनकी ना सबकी
आधार की जो त्रिज्या है वो समान है और ऊंचाई भी सबकी कैसी है, समान है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं कि जो रेडियस है, रेडियस यानी कि त्रिज्या, त्रिज्या हम एक काम करते हैं r मानकर चलते हैं। तो हमने लिया इसकी भी त्रिज्या r है, इसकी भी त्रिज्या r है और इसकी भी त्रिज्या r है। और फिर उसके बाद ऊंचाई, ऊंचाई भी सबकी h और फिर h ले लेते हैं। फिर हमसे कहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, आपको इनका ना वॉल्यूम का रेशियो बताना है। तो बच्चों सबसे पहले ना हम यहाँ पर सिलेंडर का वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, तो इसको हम V1 ले लेते हैं। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोन के लिए। तो कोन का जो भी वॉल्यूम होता है हम इसको V2 ले लेते हैं। कोन का वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है कि जो भी हमारे पास सिलेंडर का वॉल्यूम होता है हम उसका क्या ले लेते हैं, यहाँ पे 1/3 ले लेते हैं। ये हो गया 1/3। नेक्स्ट अब हमारे पास अर्धगोला, अर्धगोला जिसको हम V3 ले लेते हैं। इसका वॉल्यूम यानी कि इसके आयतन का हमारे पास सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब बच्चों यहाँ पर अर्धगोला जो है उसमें तो त्रिज्या जो मतलब ऊंचाई जो होती है आपके पास वो क्या होती है, आर ही होती है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनका अनुपात ज्ञात करना है। इसका मतलब हमें यहाँ पर V1 रेशियो V2 रेशियो V3 कैलकुलेट करना है। तो अब हम इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो V1 हमारे पास है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। फिर इसका हमें अनुपात लेना है किसके साथ, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3 के साथ। और फिर उसके बाद ये हमारे पास है क्या, पाई 2/3 पाई आर क्यूब। जो भी वैल्यूज हमसे कैंसिल हो जाती है ना, पहले हम उनको कैंसिल कर देते हैं। जैसे पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर, तो एक बच जाता है। तो यहाँ पे हमें मिला h, फिर इसका रेशियो हमें यहाँ पर मिला कितना, h/3। और ये हमारे पास कितना मिल जाता है यहाँ पे 2r/3। अब कॉन्सेप्ट आता है क्या कि जो अर्धगोला है उसकी ऊंचाई क्या है, वो भी आपके पास किसके बराबर होती है, त्रिज्या के बराबर ही होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि h से h कैंसिल हो जाएगा। तो एक यहाँ पर 1/3 और यहाँ पे कितना मिला 2/3। तो जब हम इसका अनुपात ज्ञात करेंगे तो अनुपात ज्ञात करने में सबके बटे में यहाँ पर कितना है, 3 है। तो हम 3 से ही क्या करते हैं, गुना भी कर देते हैं। तो जब हम 3 से गुना करते हैं तो 3 को 1 से गुना किया, 3 मिला। फिर यहाँ पर 1/3 को 3 से गुना करा तो ये 3 से 3 कट जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 2/3 को हमने 3 से गुना किया। 3 से यहाँ पर आप क्या करेंगे, 3 को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, 3:1:2। यानी कि सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या लेंगे, सिलेंडर का अनुपात, फिर उसके बाद आपके शंकु यानी कि कोन का अनुपात, और फिर उसके बाद आपका अर्धगोला यानी कि हेमिस्फेयर का आपके वॉल्यूम का, इन सब का जो अनुपात आएगा कुल मिलाकर 3:1:2 के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 14 आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि एक स्टील वायर है, ओके। ए स्टील वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, मतलब एक लंबा तार है। जैसे मान लो ये लंबा तार है, आपने क्या किया, उसे वर्ग की आकृति में यानी कि स्क्वायर की आकृति में आपने उसको मोड़ दिया। तो इस प्रकार से आपका वर्ग बन जाता है, ठीक है। और ये कहता है इनक्लोजेज एन एरिया ऑफ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो भी इसका एरिया आता है, ठीक है, और एरिया भी किसका, स्क्वायर का, वो हमारे पास कितना आता है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि बच्चों आपके वर्ग का आपका क्षेत्रफल आ चुका है कितना, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका किसके बराबर होता है, भुजा गुना भुजा यानी कि साइड का स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है। अगर हम इसकी साइड यानी कि जो भुजा है उसको a मान लेते हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास वर्ग होता है उसकी तो चारों भुजाओं का मान समान होता है। तो इसका मतलब ये हुआ ये किसके बराबर हो जाएगा, a स्क्वायर के। तो आप यहाँ से ना a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे, 121 का वर्गमूल लेकर, और 121 का वर्गमूल आपके पास कितना आ जाएगा, 11। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो भी स्क्वायर है इसकी आपको साइड मिल जाती है ना, साइड ऑफ स्क्वायर आपको मिल जाता है, यानी कि इसके वर्ग की भुजा मिल जाती है। और बेटा ये आपको किसके बराबर मिलती है, 11 सेंटीमीटर। तो इतना तो आपका कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। एक वर्ग की भुजा कितनी है, 11 सेंटीमीटर। तो बच्चा आपसे ये पूछा जाए क्या
कि ये जो वर्ग है आपके पास बेसिकली आपने किससे बनाया था, स्टील के तार से बनाया था। तो इस तार की लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपने तार को यहाँ से शुरू किया तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, तार को यहाँ से लेकर यहाँ तक ही ऐसे मोड़ रहे हैं, यानी कि 4 गुना आप कर रहे हो। तो जो भी आपके पास वर्ग की साइड होती है उसकी 4 गुना हो जाएगी। तो 4 गुना साइड यानी कि 4 गुना 11। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो तार है उसकी लंबाई हमें मिल जाती है कितनी, 44 सेंटीमीटर, ये हमें मिल जाती है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस तार को परिधि मतलब वृत्त के रूप में हम इसको मोड़ रहे हैं। तो वृत्त की परिधि के रूप में हमने इसको मोड़ा, मतलब हमने इसको ऐसे भी मोड़ लिया, ठीक है। अब बच्चे जब आप इसको ऐसे भी मोड़ोगे, यानी कि तार आपने अगर मान लो यहाँ से शुरू किया तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक मोड़ा, तो ये तार की लंबाई के बराबर ही होगा। तो इसका मतलब इसकी तार की जो लंबाई है वो आपकी वृत्त की किसके बराबर होगी, परिधि के बराबर होगी, ठीक है। परिधि यानी कि जिसको आप क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। सो दिस विल बी इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और बच्चा सर्कमफ्रेंस आपको यहाँ पे क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। तो ये 44 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे इसका आंसर मिल जाता है कि आपके वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, 44 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब ले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हमारे पास चॉइस वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या कहा है, द प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ ए पर्टिकुलर अकरेंस कैन नेवर बी लेस देन 0। वो कभी भी 0 से कम नहीं होती है। तो बच्चा आपको तो ये तो पता है ही क्या कि जो भी हमारे पास प्रायिकता होती है या तो वो 0 के बराबर हो सकती है या फिर 0 से ज़्यादा होती है, और या फिर वो 1 के बराबर हो सकती है या फिर 1 से कम हो सकती है, ठीक है। यानी कि प्रायिकता का जो मान है हमेशा क्या रहता है, 0 से ज़्यादा हो सकता है या फिर 0 के क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। कभी भी वो 0 से क्या नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता। सो इट कैन नेवर बी लेस देन 0। तो ये आपके पास कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू, ठीक है। अब हम लेते हैं अथवा वाला प्रश्न। तो यहाँ पे अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि ए डाइस इज थ्रोन वंस एट रैंडम। हमने क्या किया, एक डाइस को उछाला, और जब डाइस को आपने उछाला तो कितनी बार उछाला, सिर्फ एक बार आपने उसे उछाला है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी आपको ज्ञात करनी है, प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो आप बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर कुल परिणाम जो है ना वो देखेंगे कितने होते हैं। जब आप एक डाइस को उछालते हैं, ठीक है, डाइस को उछालते हैं तो आपके पास 1 से लेकर 6 तक है ना, 1 to 6 आपके पास कुछ भी आ सकता है। सो टोटल आउटकम्स आपके पास कितनी हो गई है, 6, ठीक है। तो अब आपको क्या चाहिए, सिर्फ पासे पढ़ना 6 चाहिए, यानी कि जो भी आपके पास फेवरेबल आउटकम्स हैं, जिसे हम बोलेंगे अनुकूल स्थितियां, वो आपके पास कितनी है, 1 है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/6, 1/6। सो दिस इज योर आंसर। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये जो पार्ट ए का सेक्शन 1 था ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको कंप्लीटली नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। नेक्स्ट हम लेकर आएंगे पार्ट ए में ही सेक्शन नंबर 2, जिसमें हमारे पास होंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।